सबसे पहले मैं रुपेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। देखिए, बहुत सारे छात्रों का कमेंट ये आ रहा था कि जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है अभी डिग्री पार्ट 3 का, कई सारे छात्रों का ये कमेंट है कि उनको फेल कर दिया गया, अन्यथा कई और तरह के समस्या का वो सामना कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र अभी काफ़ी परेशान है कि रिज़ल्ट जब से आया तो सबका एक अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिला है। किसी को प्रमोट कर दिया गया, किसी को फेल कर दिया गया, अन्यथा रिजल्ट पेंडिंग और कई तरह की समस्याएं हुई है। तो इसमें छात्रों का कहना है कि जब मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा, या कई भी सारे छात्र परेशान होते हैं कि जब मैंने इतने अच्छे तरीके से तैयारी किया था, मैंने पूरा प्रिपेयर होके गया था, मेरा एग्जामिनेशन इतना अच्छा गया, मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा, उसके बावजूद जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो आखिरकार अंकों में कटौती कहाँ हुई और किसकी गलती रही होगी? मेरी गलती है या विश्वविद्यालय की गलती है? हमेशा आप किसी एक पर मतलब कहने का मतलब इल्ज़ाम या आरोप नहीं जो है स्वाध्यारोपित कर सकते हो, क्योंकि कभी आपका भी गलती हो सकता है, कभी कभी विश्वविद्यालय के द्वारा भी गलती, बहुत बड़ी गलती कर दिया जाता है। हर एक केस में हम ना विश्वविद्यालय को गलत बोल सकते हैं, ना उन छात्रों को गलत बोल सकते हैं जो परीक्षा में जो है सो लिख के आए हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग करें क्या? अब आपका मन बोल रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में मैं आज उसी बात के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो लोग आरटीआई से संबंधित बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो इससे पहले बना के समझा दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग का कमेंट था तो मैंने सोचा फिर से दोबारा से एक बार बना दिया जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रोसीजर पूरा बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी जाओ आप, वहाँ पे LNMU में जाके आपको क्या करना है, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल तक कैसे आपको पूरा प्रक्रिया करना है, क्या क्या रास्तों से आपको जो है सो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो आप लोग पूरा इस प्रक्रिया के बारे में जान लें। मैं सारा बता देता हूँ, फॉर्म फिलअप हो या पोस्टल ऑर्डर हो, सभी के बारे में मैं बताऊंगा। जिन लोगों का रिजल्ट खराब हो गया है और वो इस प्रक्रिया के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं स्क्रूटनी के बारे में भी बताऊंगा कि स्क्रूटनी का क्या क्या फ़ायदा है और क्या उससे नुकसान है। तो सबसे पहली बात कि चलिए हम लोग बेसिक RTI के बारे में समझ लेते हैं। जैसा जैसा आपको दिख रहा होगा 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब 6-7 क्वेश्चन है करीब, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। राइट नाउ सबसे पहले देखिए कि RTI विस्तृत जानकारी पूरा आपको समझाना है यहाँ से मुझे, बेसिक से हाई तक, ना प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी का गलती होगा तब तो आप सही होगे तो आपका करेक्शन कर दिया जाएगा, अन्यथा जिसका 10 मार्क्स रहेगा, ये तो आप जानते हो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज RTI एक्ट? RTI एक्ट क्या है, इस अधिनियम के फायदे। अब सबसे पहले RTI के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो आप करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि सीधे जाओगे बिना नियम के बारे में मालूम रहे, आप किसी से जाके जो है पूछ लोगे, तो इतना विस्तृत जानकारी आपको इस संबंध में कोई और नहीं बता सकते हैं, क्लियरली कोई नहीं बताएगा, है ना। किसी को खुद पता नहीं तो कैसे आपको बता देंगे। ठीक है, इस अधिनियम के क्या फायदे हैं और RTI एक्ट है क्या? देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का मतलब होता है, जब ये 2005 में आया था ना सूचना का अधिकार, तो इन्होंने इस नियम का जो है सो मतलब ये हुआ कि संविधान द्वारा भारत के हर एक नागरिक को यह हक दिया गया कि वो किसी एक भी सरकारी विभाग से वो जानकारी मांग सकता है। और उस सरकारी विभाग का, अब सरकारी विभाग मतलब ये हुआ कि आप खुफिया विभाग से नहीं मांग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रक्षा वाला है, डिफेंस वाला, या मान लो आप कोई भी खुफिया विभाग, सबसे आप जानकारी नहीं मांग सकते हो। अन्यथा बाकी जितने भी विभाग होंगे उस पर RTI एक्ट का उपयोग किया जा सकता है ना, यहाँ तक कि PMO तक भी। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट में यही है कि हर एक नागरिक को सशक्त करता है कि आप किसी एक सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं, और उस सरकारी विभाग का काम है कि 30 दिनों में या 30 दिनों से पहले एक्सपीडिशियसली, या फिर आप कहिए उतने दिनों तक में, विदिन बोलते हैं ना, जवाब देना है उनको ना। तो मान के चलिए आप वो जवाब दे देते तब तो सही है, अगर वो उतने दिनों के अंदर जवाब नहीं देते तो फिर क्या करना है? ऐसा भी होता है ना, सरकारी काम है तो थोड़ा विलंब हो सकता है, तो उसमें आपको प्रथम अपील करना पड़ता है इस पर। ठीक है, तो देखिए यही होता है RTI एक्ट कि आप मांग सकते हो जानकारी किसी भी चीज के बारे में। अब इस अधिनियम के फायदे के बारे में मैं बता देता हूं। यह सशक्त करता है हर एक नागरिक को कि वो जानकारी मांग सके और उस जानकारी का सदुपयोग कर पारदर्शिता की वजह से जवाबदेही लाए। जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, बोलते हैं ना, लाइट जैसे देंगे ट्रांसपेरेंट है, पास आउट कर जाएगा, ओपक लाइट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब तो फिजिक्स का बात है, तो उतना डिस्कस नहीं करना है, तो वही बात है। तो आपको जो है उसमें जवाबदेही लाना है उसका प्रयोग करके। लोग इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं आज की डेट में? अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का निवारण हेतु लोग, जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा सड़क में कितना खर्च आया, उसमें कितना खर्च हुआ, उस पर आप जानकारी मांग सकते हैं। राशन, पानी, बिजली, अन्यथा जितने भी सारे चीज़ इसमें मेंशन होते हैं,
आप हर जगह पूछ सकते हो, एजुकेशन विभाग हो, गवर्नर हाउस हो, मतलब राजभवन हो, एलएनएमयू हो, या बिहार के जो भी विश्वविद्यालय हैं, हर जगह लागू होगा। यह नहीं सोचना है कि ये यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट कन्फाइंडेड, ठीक है, आप इसको लगा सकते हो। नाउ तो इस अधिनियम के यही फायदे हैं जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मुहिम में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। कहने का मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर आप आरटीआई प्रयोग करके काफ़ी जानकारी ला सकते हो और बता सकते हो कि हाँ इसमें कुछ करप्शन है, तो उस पर आगे का कार्रवाई हो सकता है उससे। लेकिन उतना प्रोसीजर में कोई जाना चाहता है, बिकॉज आपको तो सिर्फ अभी शिक्षा से मतलब है कि मेरा रिजल्ट कैसे करेक्शन हो जाए। ये तो मैंने बेसिक इसलिए क्लियर कर दिया कि इसके बारे में और डिटेल में जब मैं समझाऊंगा तो आपको जब बेसिक क्लियर रहेगा तो हाई लेवल तक आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये आरटीआई एक्ट के बारे में क्लियर हो रहा है। सेकंड लाइन देखो, यूनिवर्सिटी एलएनएमयू ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय में आरटीआई का उपयोग कैसे करें। देखो बेसिक से सुनो, आप क्या करोगे। सबसे पहले आरटीआई के लिए आप एक फॉर्म लोगे, फॉर्म आता है ना, ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाईं साइड से फॉर्म इस बड़ा। ये फॉर्म या तो आप साइबर कैफ चले जाना, उनको बोलना कि आरटीआई वाला एक फॉर्म दे दो, वो फॉर्म को भर देना। या क्या पूछ रहा है, नाम पता, उसमें क्या ब्यौरा आपको भरना है। 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगा दोगे, अपना एडमिट कार्ड का जीरोक्स और जो मार्कशीट आया उसको भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको संलग्न करके इनक्लोज करके विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मत करना आरटीआई। तो जो आरटीआई होता है ना, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जैसे आप एजुकेशन वाले काम में कर रहे हो ना, शिक्षा विभाग पे, तो आप ऑफलाइन करो। ऑफलाइन कैसे करोगे? ऑफलाइन मतलब समझ रहे हो ना, आपको वहीं ऑनलाइन वगैरह नहीं करना है साइबर कैफ से जाके, ऑफलाइन खुद से जाके वहां पे अप्लाई करना है फॉर्म फिलअप करके। यूनिवर्सिटी में चले जाना, यूनिवर्सिटी में एक आरटीआई का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, उसमें आरटीआई का सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाओगे आप फॉर्म पूरा भर लोगे अच्छे से। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब भरना, नहीं तो भरा हुआ फॉर्म का मैं एक आपको जो है सो फोटो दिखा दूंगा कैसे भरना है। बाय द वे आप तो बुद्धिजीवी, आप कर सकते हो। उसको जमा करोगे, उसमें कुछ प्रूफ दे दोगे अपना कि हाँ कि मांगी गई सूचना आपके द्वारा ही मांगी गई है, कोई दूसरा नहीं मांग रहा आपके बारे में, ठीक। उसको जमा करने के बाद जो है उसको आप छोड़ दोगे और उनको बोल दोगे कि जल्द से जल्द आपको जो चीज़ चाहिए, लाइक आपको कॉपी चाहिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे विषय हैं, जिस भी विषय पे आपको आरटीआई करना है उसके बारे में बताओगे कि पेपर 5, पेपर 6, 7, 2, 3, 4 जो है कि ये कॉपी का 6 प्रति हमको चाहिए। विश्वविद्यालय का काम है वो कॉपी का 6 प्रति आपको देना। फ़ायदा क्या होगा इससे, तो मैं आगे बता रहा हूँ। कॉपी का 6 प्रति लेने से बहुत कुछ का खुलासा हो सकता है, आप कॉपी खुद अपने आँख से देख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी में जाके ये चीज़ आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे दे दोगे। उसके बाद ये आपका फाइल ट्रांसफरिंग वगैरह, ये आपका एजुकेशन क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा विभाग है, वहाँ जाता है इधर उधर। तो आप तो जानते हैं गवर्नमेंट वाला प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है। तो ये पहला काम आप करोगे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है ये तो मैंने बता दिया, आरटीआई सेक्शन बना हुआ है, उसमें आप जाओगे, जाके फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे दे दोगे। वहाँ पे लेकिन हाँ एक बात और, रिसीव करवा लेना उसको, वो फॉर्म जो फिलअप करके दोगे उस पर रिसीविंग करवा लेना, उसका प्रूफ रख लेना कि हाँ बाद में कभी बोला जाए कि नहीं आपने फॉर्म भरा ही नहीं, वो बोल सकते हैं ना ऐसा, तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि जी हाँ आपने आरटीआई डाला हुआ था, राइट। नाउ आरटीआई में मार्क्स बढ़ेगा या नहीं, अब देखो सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ना कमेंट रहता है, मैंने इतना क्लियर कर दिया हर एक वीडियो में, उसके बावजूद बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन रहता है और एनेक्सिटी ना हाँ बहुत सारे छात्रों के अंदर इसलिए है कि रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आया है। जायज़ है होना, कोई गलत भी नहीं है। तो मार्क्स ये जो है ना, मार्क्स डिपेंड करता है 2 सिचुएशन पे, बात को गौर से सुनो। मार्क्स नहीं बढ़ेगा, 98% चांस है जो मार्क्स आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप स्क्रूटिनी करो, आरटीआई करो, मार्क्स नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा कि सबसे बड़ी बात इसमें अंतर क्या होता है, देखो आपका किसी पेपर में मान के चलो इतना तो नहीं 45 मार्क्स मिल गया, ध्यान देना बात को। अब उस 45 में आपने कॉपी निकाला, राइट, आप कॉन्फिडेंट हो, फुल कॉन्फिडेंट आपको होना है, आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो पूरे यूनिवर्सिटी पर एक तरह से जो है सो क्लेम लगा रहे हो ना। तो अगर आप वहाँ पे गलत साबित हो जाते हो तो हो सकता है आगे चलकर आप पर भी कोई कार्रवाई हो जाए। तो इस पे पूरा जो है सो ध्यान देना है कि जी हाँ मैं पूरी तरह से इसमें कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा 100% कॉपी सही है, मैंने जो उत्तर पुस्तिका एग्जामिनेशन में लिखा है, राइट, यूनिवर्सिटी गलत है। ऐसा बहुत कम सिचुएशन में होता है, बट हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर नहीं है, माइनॉरिटी में। तो 45 अंक आपको मिला, 45 मार्क्स, तो आप बोलोगे क्या कोई ये 45 का मुझे 90 में कन्वर्ट हो जाए, 80, 85 जो कुछ, तो ये कन्वर्ट तभी होगा। ऐसा हो सकता है कि जब टोटल मार्क जोड़ा गया हो ना, तो अंदर में कहीं मार्किंग वगैरह छूट गया हो, कहीं कोई 5, 10, 15 नंबर का क्वेश्चन है या 20 नंबर का, उसमें कोई अंक दिया ही नहीं हो और उसमें टिक लगा दिया कि जी हाँ सही है ये, तो इस कंडीशन में आपका बाद में इवैल्यूएशन करके अंक को जोड़ दिया जाएगा। पहला केस। सेकंड केस को ध्यान से सुनो, इसको हम बोलते हैं, ये जो छूटा हुआ अंक जोड़ा जाता है, रिटोटलिंग।
जैसे मेरे साथ हुआ था दोनों बार। पहली बार मेरे को डिग्री 2 में 15 अंक का मार्किंग छूटा हुआ था, तो उसमें मेरे को 12 मार्क्स दे दिया गया था बाद में, तो रीटोटलिंग हुआ। और एक बार मेरा डिग्री 3 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था मार्किंग, तो उसमें मेरे को 4 नंबर मिला, राइट। तो ये कंटिन्यू मेरे साथ दोनों साल इस तरह का सिचुएशन आ गया। आप संयोग कहिए या इसे आप डेमोन्स्ट्रेशन बोलिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरे रिजल्ट को जानबूझकर किया गया खराब। खैर, अब जो हो गया उस पर बाद में बात करेंगे, वो तो सब कुछ जानते हैं कैसे क्या हुआ सो। तो इस सिचुएशन में आपका मार्क मिलेगा 110% मिलेगा रीटोटलिंग में। और रीवैल्यूएशन में क्या होगा ना, रीवैल्यूएशन में आपका ये होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब सपोज मान लो आपको किसी पेपर में मिल गया 55 नंबर, ठीक है, मार्किंग आपका सब क्वेश्चन में किया हुआ, आपने 5 क्वेश्चन बनाया, 100 अंक का परीक्षा है, 20 पंचे 100। अब इस हिसाब से आप 55 में कर दो, कैसे कैसे 55 वो किया होगा, 11 पचे हो, 12 पंचे 60, जो बोलो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो 11 पचे 55, या मान के चलो आप 20 पंचे 100 में, हाँ 55 हो गया, तो इसमें आप बोलोगे क्या मुझे ये 55 मेरा सही हो रहा है, 90 अंक आना चाहिए, हो सकता है ऐसा। अब एग्जामिनर है वो तंबाकू चुनाते रहते हैं, उनको तो उतना आइडिया है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो रिडिकुलस टाइप का जो है सो प्रोफेसर सब हैं, उतना ज़्यादा उनके पास में नॉलेज नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो आपको उसमें क्या करना है ना, तो ये 90 में कन्वर्ट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन नहीं होता है यहाँ पे। अब बोलोगे किसी क्वेश्चन में मेरा 20 में आना चाहिए, कितना 17 18, तो आपके मर्जी के हिसाब से नहीं होगा, 17 18 नहीं देगा वो किसी में दे दिया आपको 11, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। आरटीआई के बारे में अभी तक जो आप समझ रहे थे कि आरटीआई से नंबर आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 11 कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ कन्वर्ट वही होगा जो कहीं छोटा वोटा आपका मिल गया तो वही कन्वर्ट हो सकता है, बाद में जोड़ के दे देगा, उसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब वो केस तो आप जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कम पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का मतलब। ये मेरा पहला वाला रीटोटलिंग था जो मेरे साथ हुआ था, और ये होता है रिवैल्यूएशन जो मेरा कॉपी का नहीं किया होगा, जबकि मेरा कॉपी 110% सही था। पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन का गलती था, उस एग्जामिनर का गलती था, एग्जामिनर तक को जो है वहाँ से कहने का मतलब हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा क्या हुआ, बस यही प्रक्रिया हो पाया। अब उसके लिए लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ेगा, और बहुत ही बोलेंदी होता है, जो कि करना मेरे हिसाब से असंभव है। आप 3 साल का डिग्री लेने आओगे, वो कोर्ट में जाओगे तो और लंबा हो जाएगा, 4 साल 5 साल में वो भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आप जानते ही हो। चलो नेक्स्ट, कितने खर्च होंगे। अब ये तो आप जान लिया आरटीआई के बारे में, संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। खर्च कितना होगा जी, एक कॉपी का 2000 रुपया लेगा, ये बात दिमाग में ले लीजिए। किसी छात्रों को देखे थे जो बताया था कि 1100 रुपया लेता है, नहीं, एक कॉपी निकालेंगे 2000 रुपये लेगा, आपको 3200 पेज का जीरोक्स करके दे देगा, ओरिजिनल कॉपी अपने पास वो रखेगा, जीरोक्स मिलेगा, 2000 रुपये दे 2000 रुपये आप जमा कर दीजिए एक कॉपी का, 5 कॉपी निकालना है 10,000 दे दीजिए। जबकि रूल क्या है, आरटीआई का रूल ये कहता है कि एक पेज का जीरोक्स का 2 रुपया लेना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 2000 रुपये ले रहा है, यहाँ भी मनमानी। तो खैर वो यूनिवर्सिटी का अपना जो रूल है, आप तो करना तो पड़ेगा, वो जो लोग जो बोलेगा, ये तो कॉपी भी नहीं देगा। तो 2000 रुपया ये दिमाग में बांध लो, इससे 1 रुपया कम नहीं लेगा, ठीक, इतना खर्च होगा आपका। स्क्रूटनी करे या नहीं, स्क्रूटनी भी मत करो, आरटीआई के बारे में जान लिया ना, स्क्रूटनी मत करो। स्क्रूटनी में 99% केस में देखा गया कि नो चेंज होता है। हाँ, उसमें कोई किसी का पहुँच है तो स्क्रूटनी में 2 4 5 नंबर बढ़ जाए तो बढ़ जाए 10 नंबर। अब बाकी कोई बच्चा फेल हो गया तो 10 नंबर लेके क्या करेगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको मान लो एवरेज कर दिया तो वो 5 नंबर लेके क्या करेगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो ऐसा नहीं करो आप, स्क्रूटनी से तो करो ही मत। एलएनएमयू इन्फो के संचालक श्रवण जी क्या बोले आपको, जो स्क्रूटनी मत करो, उन्हें मैंने बताया, वो भी जानते हैं वैसे स्क्रूटनी से कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पे मैंने तो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया है ना, मेरे साथ तो इस तरह का केस हुआ है। तो स्क्रूटनी से कोई फायदा डेफिनेटली नहीं है। आरटीआई से हो सकता है 2% केस में फ़ायदा मिल जाए, छोटा मोटा नंबर मिल जाए। स्क्रूटनी में क्या करेगा, आपका 12 13 14 ऐसे है ना, इसको टोटल ऊपर में चेक करेगा ये सही से ऐड किया हुआ है या नहीं, अंदर कॉपी को ओपन करके चेक नहीं किया जाता है, बाकी नो चेंज। आरटीआई में ये होगा, आपके पास कॉपी आएगा तो आप कॉपी खुद से चेक कर सकते हो, जो कि स्क्रूटनी में आप नहीं देख सकते हो, राइट। अगर आप वेल कॉन्फिडेंट हो तो आप जा सकते हो, निकल सकते हो आरटीआई के लिए। लेकिन यही है जो रिवैल्यूएशन नहीं होगा, रीटोटलिंग होगा। नाउ जाने पूरी प्रक्रिया एक साधारण तरीके से, तो ये तो आपने जान लिया, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, आरटीआई और स्क्रूटनी में डिफरेंशिएट करें। अब मैंने इसके बीच में अंतर बताने को कहा कि क्या अंतर है। तो देखो भाई, आरटीआई में क्या होगा, कॉपी मिलेगा, 2000 रुपये खर्च करना पड़ेगा एक कॉपी का। अगर रीटोटलिंग का केस है तो नंबर मिल जाएगा, रीवैल्यूएशन का केस है तो नंबर नहीं मिलेगा। स्क्रूटनी में क्या होगा, कॉपी नहीं देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी का मन है एक तरह से 99% में नो चेंज होता है, 1% में चेंज भी होगा तो 2 4 5 10 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो यही है इसके बीच में अंतर। स्क्रूटनी में 150 रुपया खर्चा होगा, तो ये 150 रुपया लेके यूनिवर्सिटी क्या करता है, बिजनेस, धंधा,
प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को ठगने का काम, जैसे अभी तक टॉपर घोटाला, अन्यथा बहुत सारी चीज़ों को ये लोग बढ़ावा देते हैं, मिलके आपके साथ फ्रॉड करेंगे, ठीक है ना। इसमें छात्रों की भी गलती है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी गलती है, एक तरफा हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। तो यही था आपका सारा आरटीआई के संबंध में जो आपका क्वेश्चन था, चैनल पे आपका कमेंट आ रहा था। आई थिंक यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही है, आप जाओ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो और यूनिवर्सिटी के टच में कंटिन्यू रहो। आरटीआई करने के बाद टच में रहोगे और वेल कॉन्फिडेंट होके जाओ, आपका कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए कॉपी पे। आपको सब कुछ का जानकारी होना चाहिए, जो क्या मैंने लिखा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आगे चल पर उस पर आप पर मतलब कमिटी जब गठित होता है तो आपको उस बीच में बैठा दिया जाए, मे भी पॉसिबल है। तो देन यू विल हैव टू वेल प्रिपेयर्ड। ये इतना क्लियर हो गया। अब पैसा जेब में टाइट रखो, यूनिवर्सिटी लगातार कंटिन्यू टच में रहो। ये नहीं आरटीआई करके सो जाना है, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी के टच में रहना है, परीक्षा विभाग के टच में रहना है, कंट्रोलर के टच में रहना है, पूछते रहना है आपका फाइल कहाँ गया, आपका फाइल कहाँ गया, इधर से उधर कहाँ ट्रांसफर हुआ है और कितने दिनों में आपका जवाब मिल जाएगा। और एक बात, अगर समय पर नहीं मिलता है जवाब आरटीआई का 30 दिनों के भीतर, आप क्या करोगे, प्रथम अपील करोगे, छोड़ नहीं दोगे। अगर आप उस पर लड़ोगे तो, अगर लड़ना चाहते हो तो प्रथम अपील करोगे। फर्स्ट अपील में उसमें जो है सो नोटिस जाता है कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया जी, क्या प्रॉब्लम है जवाब देने में। ये लोग कर सकता है ना, हो सकता है आप में कुछ ऐसा फॉल्ट निकल जाए तो अपना बचाव के लिए ये लोग कर सकता है। तो आप उससे पूछोगे, प्रथम अपील में जाओगे तो उसमें भी फिर 10-15 दिन का टाइम लगेगा। तो एस्टिमेट कर लो आप, पूरे आरटीआई केस में भी अगर आपको कहीं छोटा मोटा नंबर मिल गया तो 6 महीना का समय कुल मिला के आपको लग जाएगा। समय भी मैंने बता दिया, टाइम इंटरवल 6 महीने से कम नहीं लगने वाला है। तो यही मेरा मकसद था बताना। आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर अब हो गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।